Hey everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about chapter 10 that is board committees and their function. तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड की। तो कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि कंपनी के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वे में रेगुलेट किए जा सके। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ध्यान रखते हैं कि कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है या फिर नहीं, प्रॉपर ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं या नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखनी पड़ती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उन फंक्शंस को डिफरेंट कमेटीज़ में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहली कमेटी है रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी। तो इस तरह से डिफरेंट कमेटीज़ को डिफरेंट काम दे दिए गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ताकि वो उस काम को ईज़िली कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की, तो ये एक तरह से बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है बोर्ड को। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, कॉरपोरेट सोशल कमेटी, ये एक तरह से हेल्प करती है बोर्ड की ताकि जो कंपनी का रिलेशनशिप है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ वो मेंटेन रह पाए और इंटरेक्शन हो पाए स्टेक होल्डर्स के साथ। इसी तरह कमिटीज़, ये जितनी भी कमिटीज़ अपॉइंट की गई हैं इसमें कुछ कमिटीज़ ओल्ड भी हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी 2000 की है, जो कि कंपनीज़ एक्ट 1956 में इंक्लूड किया गया था जिसे। और दूसरी है हमारी रेम्यूनरेशन कमेटी, इसको भी शेड्यूल 12 में इंक्लूड किया गया था कंपनीज़ एक्ट में। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी पहले अपॉइंट कर दी गई थी, लेकिन कंपनीज़ एक्ट 2013 में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस लाए गए इन कमिटीज़ से रिलेटेड। और क्या क्या कमिटीज़ हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं कंपनीज़ में, जिसमें सबसे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का क्या काम होता है कि ये देखना कि कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है या फिर नहीं, यानी वो अब CSR एक्टिविटीज़ में अपने प्रॉफिट का कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो वो सब काम होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का। फिर है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का क्या काम होता है कि जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको अपॉइंट करना और ये देखना कि ऑडिटर्स प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं या फिर नहीं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख रहे हैं या फिर नहीं। तो ये सारे काम होते हैं ऑडिट कमेटी के। उसके बाद है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का मेन पर्पस क्या होता है? नॉमिनेशन कमेटी तो अपॉइंट की जाती है ताकि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जा सके। तो ये देखना कि किन किन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, किन का डी अपॉइंटमेंट करना है, तो वो सारे काम देखती है नॉमिनेशन कमेटी। वहीं दूसरी तरफ है रेम्यूनरेशन कमेटी। इसका काम होता है एम्प्लॉयज़ के रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन क्या होगा, उन्हें कितना मिलना चाहिए, तो वो सब काम देती है रेम्यूनरेशन कमेटी। उसके बाद है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमेटी है। इसका काम होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, यानी जो भी लोग कंपनी में किसी भी तरह से एक्सटर्नल लिंक से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर वे में रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी का होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऑडिट कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कंपनी में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट और डिस्क्लोजर्स ऑडिटर्स के द्वारा दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी ऑडिटर्स ने ऑडिट कमेटी को की है, उसको चेक करना, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करना, अच्छे से इंस्पेक्ट करना कि ऑडिटर्स ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है या फिर ऑडिटर्स फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं कंपनी के साथ। तो वो सारा काम ऑडिट कमेटी का होता है। तो ऑडिट कमेटी
के बारे में सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 6 एंड 7 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर ऑडिट कमेटी के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। और ये सारे जो सेक्शन हैं ये डील करते हैं ऑडिट कमेटी से। तो ऑडिट कमेटी का मेन काम क्या होता है कि जितने भी ऑडिटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करना, उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना एंड उनकी इंडिपेंडेंस को रिव्यू करना। फिर है कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, यानी ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो वो सब हम इसमें डिसाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं और साथ में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें जो फॉर्म कर रहा हो मेजॉरिटी, यानी जिसको मेजॉरिटी वोट मिले हों। फिर है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन, और जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी में उसमें चेयरपर्सन भी होना चाहिए। और चेयरपर्सन ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एबल हो रीड करने में और समझने में। फिर है द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ एन ऑडिट कमेटी वेयर द बोर्ड हैड नॉट accepted any recommendations of the audit committee. The same shall be disclosed in the report along with the reasons. तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बोर्ड की रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 134(3) के अंदर, उसमें ये प्रॉपर डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि ऑडिट कमेटी में क्या कंपोजिशन है, यानी कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने चेयरपर्सन हैं, तो वो सब हमें इसमें डिसाइड करना पड़ता है। और अगर कोई भी रिकमेंडेशन जो बोर्ड ने ऑडिट कमेटी को दी थी, वो अगर ऑडिट कमेटी ने की कोई भी रिकमेंडेशन को बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो भी रिपोर्ट में हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। फिर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, यानी कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ऑडिट कमेटी के लिए एप्लीकेबल है, यानी वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले है कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। दूसरी है पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। और तीसरा भी यही है कि पब्लिक कंपनीज जिनकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स या फिर बोरोइंग या डिबेंचर टॉप डिपॉजिट टोटल मिला के 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ये सारी कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं ऑडिट कमेटी के लिए, लेकिन कंडीशन है कि वो पब्लिक कंपनी ही होनी चाहिए। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी की, कि ऑडिट कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि उसे परफॉर्म करने पड़ते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि उसे जितने भी ऑडिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करनी पड़ती है, और क्या क्या टर्म्स होगी अपॉइंटमेंट की वो भी ऑडिट कमेटी को डिसाइड करनी पड़ती है। फिर है कि जितनी भी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पॉलिसीज़ हैं कंपनी की, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, या फिर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही कंपनी में, तो वो सारी चीज़ें भी ऑडिट कमेटी को डिसाइड करनी पड़ती है। उसे रिव्यू करना पड़ता है स्कोप और प्लानिंग ऑफ ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, और उसे रिव्यू करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को, उसकी परफॉर्मेंस को। फिर है स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ऑडिट कमेटी को जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कितने कॉर्पोरेट लोन्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ऑडिट कमेटी देखती है। फिर वही बात है, वैल्यूएशन करना पड़ता है उसे अंडरटेकिंग्स का, असेट का कंपनी की, एग्ज़ामिन करती है ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को, और इसी तरह मॉनिटर करती है कि कितने फ़ंड्स रेज़ किए गए हैं पब्लिक ऑफ़र्स के थ्रू या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों मैटर्स के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी की, कि क्या क्या पावर्स होती हैं ऑडिट कमेटी की। इसमें सबसे पहला है टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी ऑडिट कमेटी अगर चाहे तो ऑडिटर्स से जितनी भी रिपोर्ट है वो ले सकती है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उन्हें ऑडिटर से चाहिए तो वो मंगवा सकती है, रिव्यू कर सकती है ऑडिटर्स की रिपोर्ट को। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट कमेटी को देखनी पड़ती है। और अगर कोई भी ऑडिटर ने कोई भी ऑब्ज़र्व की है कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी में, तो वो सेम रिपोर्ट
बोर्ड को सबमिट कर सकता है। वही उसके बाद है टू डिस्कस एनी रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो वो डिस्कस कर सकती है जितने भी रिलेटेड इशू है इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ कंपनी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें ऑडिट कमेटी कर सकती है। वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी मैटर में। वो प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है एक्सटर्नल सोर्सेज से, और उसके पास पूरा राइट होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, उनको एक्सेस करने का, वो ईज़िली उसको एक्सेस कर सकती है।